करेंगे अपना प्रीवियस लेक्चर ही, मतलब जो फ्लूइड डायनामिक्स था जिसमें हमने लास्ट क्लास में टॉरेसलिस थ्योरम पढ़ा था, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। कुछ प्रश्न जो डायरेक्टली उसी टॉरेसलिस थ्योरम से करने हैं। पहले ये देखो, तो पहला तो जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था ना, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। एक रेंज वाला क्वेश्चन छूटा हुआ था कि अगर यहाँ पर फ्लूइड ले और उसमें लिक्विड को किसी कंटेनर में स्टोर करें, देन यहाँ से उसका कोई एग्जिट पॉइंट दे दे और ये एग्जिट पॉइंट टॉप लेवल से स्मॉल एच डिस्टेंस पे हो, टॉप लेवल से स्मॉल एच, और ये टोटल कैपिटल एच। तो ये कितनी दूर जाकर के गिरेगा, ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्लास में। ये डिस्टेंस आर फाइंड करना था, रेंज। तो टॉरेसलिस थ्योरम के हिसाब से ये कहा गया था टॉरेसलिस में कि जो यहाँ पर लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी एक वेलोसिटी आएगी, जो हालांकि बर्नौली से डिराइव हुआ था, बाद में उसको टॉरेसलिस थ्योरम का नाम दे दिया गया। पहली डेरिवेशन तो बर्नौली से की गई थी, बाद में इसको टॉरेसलिस कहा गया कि अगर ऊपर का प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक है, मतलब यहाँ का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है, और लिक्विड जिसमें बाहर जा रहा है वो भी एटमॉस्फेयर है, अगर दोनों तरफ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, प्लस कंटेनर काफी ज्यादा वाइड हो, और जहां से लिक्विड की एग्जिट हो रही है ये काफी नैरो पॉइंट हो, नैरो, तो ये वेलोसिटी हम डायरेक्टली रूट ऑफ 2gh करते हैं। ये टॉरेसलिस थ्योरम लास्ट क्लास में किया गया। और इसके बाद जब ये आर डिस्टेंस आगे जाएगा तो हम प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट लगाएंगे, जिसमें फ्लूइड पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक का, मतलब फ्लूइड पार्टिकल की हम बात करें तो फ्रॉम दिस पॉइंट और दिस पॉइंट इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट of the fluid particle will be capital H minus small h. And for that vertical displacement, for this vertical displacement equals to, since the fluid particle is coming out horizontally, the fluid particle is coming out horizontal, it has no vertical component of the velocity. तो initial velocity यहाँ 0 पुट करेंगे and half minus half gt square, माइनस नहीं लगाएंगे बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू चल रही है हमारी, तो सिंपली हाफ gt स्क्वायर। तो इससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h ओवर g स्क्वायर रूट में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, ये इसके वर्टिकल डायमेंशन की इक्वेशन हो गई है वर्टिकल डायमेंशन के लिए। और इसी प्रोजेक्टाइल के अगर हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बात करें, इसी प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की, तो कैपिटल R which is the range is basically the horizontal displacement, and equal to, this horizontal displacement is equal to the initial horizontal velocity multiplied by time, and क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो there is no horizontal acceleration, so plus half at square का कोई टर्म नहीं आएगा, simply velocity into time। और इसमें टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर टाइम की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इससे हमें रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। p को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 टाइम्स रूट ऑफ स्मॉल h एंड देन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये टाइम की रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। So vertical direction के हिसाब से, मतलब vertical displacement is half gt square which gives time of flight, and the horizontal displacement is the horizontal velocity into time in the absence of any horizontal acceleration. Velocity into time is a range 2 times square root of small h capital H minus small h। ये दो रिजल्ट्स हैं। excuse me sir, सर जो टॉरिसलिस थ्योरम है सर, वो बस दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करता है ना, उसके बीच में जो लिक्विड है या फिर जो फ्लूइड है उसके बारे में बात नहीं करता ना वो? नहीं, वो करता है सर। तो एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर, सर अगर दो फ्लूइड्स बीच में हो तो सर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या फिर? अरे सुनिए, तो टॉरिसलिस थ्योरम है, लॉ नहीं है। पहली बार टॉरिसलिस थ्योरम बर्नौली का एक स्पेशल रिजल्ट है which says that, if there is a
continuity in the flow. Number one condition. There is continuity in the flow of same liquid. There is continuity in the flow of same liquid between the 2 points having same pressures, having equal pressures. तो 3 कंडीशन लगा दी मैंने. There is a continuity in the flow of same liquid between the 2 points having same value of pressure, and एक और condition है, out of which one is very very narrow point and one is very very wide point. 4 conditions हैं. Then velocity is root 2gh, else it is not. तो तभी आपने वो थिन नेल बोली थी कि थिन नेल से. हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली बार भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग निडल से पंच करेंगे. बिकॉज हमने जब इसको रूट 2gh डिराइव किया हुआ है तो हमने ये माना था कि यहाँ पर जो लेवल है वो बहुत ही नेग्लिजिबल वेलोसिटी से नीचे जा रहा है. ये माना था, 0 वेलोसिटी से नीचे माना था इसको. यस सर. Yes, sir. Torricelli is not universal theorem है. It's just like Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem is applied for a specific type of triangle which is right angled. You cannot apply Pythagoras to all the triangles. Similarly, Torricelli theorem cannot be applied in all cases. In some special cases, और वो some special cases यही है. ओके सर. Right. But तो ये सब तो जो हुआ, range time सब कुछ आ गया मेरा. Now next part. Now we want to analyze the range part. We want to analyze the range. मतलब इस पे थोड़ी सी और insights चाहिए मेरे को. How the range depends on small h. How does this range depends on position of this exit point? That means if this exit point is near to the top surface or near to the bottom surface or at the center or somewhere here, how does position of the exit point affects the value of range? ये हमें चेक करना है. तो फॉर्मूले से करोगे, range is 2 root of small h capital H minus small h, and mathematically if you substitute small h equal to 0, small h equal to 0, obviously r equal to 0, and small h equals to capital H, r equals to 0. 0. small h equal to 0 gives r equal to 0, small h equals to capital H gives r equal to 0, which means if the exit point is at the top here, if you make the hole at this point, top of the liquid, range will be 0. In fact, liquid ही बाहर नहीं आएगा, range तो 0 होनी है. जहां पर लिक्विड है इसके ऊपर अगर आप होल करो, does it make any sense to have a hole above the liquid? No sir. No, sir. No, sir. No, sir. Meaningless है. Even at this level, there will be no exit of liquid. एक ड्रॉप बाहर आएगी, लेवल डिप कर जाएगा. Now the hole will be above the liquid. Meaningless point है. So H 0. This is H equal to 0. And if the hole is exactly at this bottom point, liquid will come out, but not in a projectile way. Bottom पर liquid करो, आप होल करो, liquid तो वैसे ही फ्लोर पे आ जाएगा, डायरेक्टली, it will directly come on the floor. सर थोड़ा तो एरिया नहीं होगा. अगर हम ये माने कि एग्जैक्टली फ्लोर के ऊपर है, मतलब जो होल है वो एग्जैक्टली बॉटम पर है एंड देन फ्लोर है, और बॉटम और फ्लोर के बीच कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों मानेंगे? सर लीकेज हो. Yes, sir. नहीं लीकेज हो गया, पानी फैल गया वहीं पर. तो जब प्रोजेक्टाइल हुआ ही नहीं, तो नो सेंस ऑफ रेंज, नो सेंस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ही नहीं बनता ना. जब जो चीज हुई नहीं है उसके लिए हम क्या बात करें? So graphically, according to graph, R versus H graph,
R versus H. For H equal to 0, R is 0. For H equals to capital H, again R is 0. And this graph will be something like ऐसा करके capital H 0, small h capital H, तब भी range 0 आएगी, small h 0, then also range will be 0, and it will be a symmetrical graph. Yes. Symmetrical graph. ये जो maxima का point आप देख रहे हो will be at the distance of h by 2, where the range is h by 2. Maximum range. So the liquid will have maximum horizontal range if the hole is present at the center of this height. Then the liquid will come out and will strike at the maximum possible horizontal distance. और वो कितना होगा? Maximum distance कितनी होगी? R max की value. यहीं पर h by 2. small h को h by 2 रखना होगा. Small h is capital H by 2. Small h capital H by 2. Small h capital H by 2. यहाँ पर भी capital H by 2, यहाँ पर भी capital H by 2. R की maximum value मिल जाएगी. And वो आ जाएगा solve करके. R maximum will be capital H. That means जितनी height का liquid भरा होगा, जितनी height तक liquid भरेंगे, उतनी ही maximum range possible है. Fill the container up to 10 meter, you can get the range of 10 meter. Fill the container up to 20 meter, you can get the range up to 20 meter, but not more than that. जितना पानी भरा उससे ज्यादा range नहीं आएगी. सर अगर कंटेनर किसी हाइट पे होता तो सर जो मैक्सिमम रेंज है वो मिड पॉइंट पे तब आती है, तब चेंज हो जाती? बता रहे, उसको भी बता रहे. एक सेकंड बता रहे. ओके सर, बता रहे. इसको कंप्लीट कर लें. एंड वन मोर थिंग is that time of flight, range, this velocity, everything independent of density of the liquid or nature of liquid. मतलब यहाँ water है, oil है, milk है, wine है, किसी भी तरीके का liquid हो, V, T, R, all are independent of density of liquid. So if I replace this liquid by some other liquid, even then V is equals to root 2 GH. And one more point. The graph is symmetric. The graph is symmetric means for any range that is below the maximum range, for any range which is below the maximum range, there are two values of small h. For any range which is below the maximum, we have two values of small h, h1 and h2. h1 and h2, two values for the same value of range. And since the graph is symmetrical graph, the graph is a perfect symmetrical graph, which means length of this h1 point from the origin, length of h1 point from this origin, that means this length, origin to h1, and the length of h2 point from capital H, that means this length, equal. The graph is a symmetrical graph. Origin to h1 distance and h2 to capital H distance, the distances are equal. So you can write down that h1 is equal to capital H minus h2. Check कर लो.
थोड़ा सा ऊपर हो गया, H1 इक्वल टू कैपिटल H माइनस H2। ठीक है, ठीक है सर हाँ। सर एक बार प्लीज आप वो 4 कंडीशन रिपीट कर देंगे सर, जिसको कंसिडर करके ये किया है हम लोगों ने √2GH लिखना है सर, वो प्लीज एक बार रिपीट कर दो। अरे ये जो दिखा है वो तो देखो, ये जो लिखा है इसको देखो पहले। ये ठीक है या नहीं? यस सर। यस सर। जो 4 कंडीशंस में भी क्वेश्चन के साथ साथ फिर बोलता जाऊंगा। और इसका क्या मतलब हुआ, ये जो रिजल्ट है इसका क्या मतलब है? तो इस रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर हमने कंटेनर लिया और उसको एक फ्लोर पे रखे, कंटेनर ले उसको फ्लोर पे रखे, कंटेनर ऑन द फ्लोर, एंड देन उसमें पानी भरे या कोई भी लिक्विड फिल करे, वाटर और एनी लिक्विड, यूनिफॉर्म लिक्विड, लेकिन वाटर और एनी यूनिफॉर्म लिक्विड, and we create 3 holes, one near the top, second at the center point, third near the bottom, such that first hole is at some distance from this top level, small h, and third one is at same distance from the bottom side, मतलब जितना वन टॉप साइड से नीचे है, थर्ड वाला बॉटम से उतना ही ऊपर, एंड सेकंड वन इज द मिड पॉइंट h/2। मैक्सिमम रेंज कौन से फ्लूइड पार्टिकल की होगी, मतलब कौन से होल से निकलने वाले फ्लूइड पार्टिकल की होगी? 2 वाले। टू वाले। सेकंड वन विल हैव द मैक्सिमम रेंज व्हिच इज कैपिटल H। अगर इसमें कैपिटल H फिल किया है तो सेकंड होल से जो वाटर आएगा उसकी मैक्सिमम रेंज कैपिटल H है। एंड दिस रिजल्ट 0 से H1 और कैपिटल H से H2 अगर सेम डिस्टेंस है, तो यू विल गेट द सेम रेंज। इसका फिजिकल मतलब ये है, होल नंबर 1 एंड होल नंबर 3, they will have similar range but less than this maximum value, less than the maximum। तो यहां से जो फ्लूइड आएगा वो मैक्सिमम से पहले गिरेगा, मैक्सिमम रेंज के पहले होगा, एंड थर्ड वाले फ्लूइड पार्टिकल की भी, मतलब थर्ड होल से भी फ्लूइड एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे जाएगा। ये फिजिकल मतलब है सेम रेंज फॉर द 2 वैल्यूज ऑफ H का, सेम रेंज फॉर 2 वैल्यूज ऑफ H का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। होल्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम साइड, मतलब जितना ऊपर से नीचे आए हैं उतना नीचे से ऊपर जाए अगर, तो ये दो सेम रेंज प्रोवाइड करेंगे आपको। ये इस ग्राफ में जो लिखा है उसका डायग्राम से, मतलब ग्राफिकली देखें या डायग्राम के थ्रू देखें, बातें की है। बट वेलोसिटी of the fluid particle coming from the hole 1, V1, velocity of fluid particle coming from the hole 2, V2, and the velocity of fluid particle coming from hole 3, V3, ये हम टॉरिसलिस थ्योरम से कंपेयर करेंगे। यस सर। √2GH, और जो होल टॉप साइड से जितना नीचे होगा, टॉप साइड से जितना नीचे जाएंगे, एग्जिट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी।
That means V1. Because V1 according to the Torricelli's theorem, root of 2g small h. V2 according to Torricelli's theorem, root of 2g h by 2 from the top side. And V3 according to Torricelli's theorem, root of 2g top side से, from the top side, it is capital H minus small h. That means V1 minimum, then V2, then V3. ये है इसके रिजल्ट्स. ठीक है. यस सर. तो साइन उल्टे हैं क्या? V1 की बड़ी होगी V2 से. तो V1 क्यों ज्यादा है ना V2 से? सर अपने कैपिटल H by 2 को अरे यार स्मॉल ये सॉरी, ये ना एक गड़बड़ है, वो जो बड़ी हो ही नहीं सकती. ये ना ये कैपिटल H by 2 मिस्टेक है यहाँ पर. यस. और यहाँ की कैपिटल H by 2 है और कैपिटल H by 2 स्मॉल h से ज्यादा वैल्यू है. कैपिटल H by 2 और स्मॉल h में कंपेयर करो तो कैपिटल H by 2 स्मॉल h से ज्यादा डिस्टेंस है. मतलब जितना डीप जाओगे, जितना डीपर एग्जिट वेलोसिटी ज्यादा, लेकिन रेंज में ऐसा नहीं होगा. डीप जाने पर सेंटर वाले पॉइंट पर मैक्सिमम रेंज है, उसके बाद रेंज फिर वापस कम होती है. इसलिए रेंज बढ़ती है, सेंटर पर मैक्सिमम होती है, फिर कम हो जाती है. तो पानी के कंटेनर्स में टैप इसलिए नीचे लगा होता है जिससे कि थोड़ा एग्जिट वेलोसिटी जाता है. हाँ राइट. और प्लस पूरा पानी कंज्यूम कर पाओ आप. ये सही है भी होता है. एक एप्लीकेशन. नाउ प्रॉब्लम 2, सेकंड प्रॉब्लम अगेन टॉरिसेलीज थ्योरम से ले रहे. इसमें कुछ ऐसा है, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और कनेक्टेड टू सम अदर कंटेनर. मतलब ये कंटेनर है, ये किसी और कंटेनर से भी अटैच है. मतलब ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ऐसा करके एक हमारे पास कंटेनर है, फिर ये ऐसे है, ऐसे करके, और यहाँ से कोई एक पाइप निकला हुआ है, टिल्टेड पाइप है, इस टाइप का कंटेनर. गार्डनिंग में यूज करते हैं ऐसा एक, मतलब कंटेनर लेकर के जाते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह. हाँ, मतलब ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होती है ना, कुछ इसी तरीके के कंटेनर्स होते हैं वो. तो खैर इसमें हमने मान लो वाटर यहाँ तक फिल किया है, सब कुछ किया है, यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है कुछ मान लो, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है. और इस लेवल से, जो ये लेवल है, इस लेवल से h हाइट ऊपर ये है कैपिटल H. ये टिल्टेड लेंथ L है, स्लैंटेड लेंथ L. और यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो ऑब्वियसली एज अ प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा, एज प्रोजेक्टाइल. तो हमें इसकी मैक्सिमम हाइट पूछी जा रही, कितनी होगी मैक्सिमम हाइट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. ये कैलकुलेट कर. मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल हाइट यहाँ से, इस एग्जिट पॉइंट से कितना ऊपर जा सकते हैं, पॉइंट ऑफ एग्जिट से कितना ऊपर. तो वॉइस क्रैक हो रही है सर
तो ये देखे रहे, अगर हमारा जो एग्जिट पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट प्रेशर यहाँ पर कितना है, एग्जिट प्रेशर कितना है, लिक्विड का जो एग्जिट प्रेशर है, मतलब यहाँ ATM PATM exit is into the atmosphere, so we have atmospheric pressure at this point, and pressure just above this top level ATM ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई टॉरिसली की. टॉरिसली इज फर्स्ट कंडीशन. प्रेशर एट द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर ऑन द एग्जिट पॉइंट आइडेंटिकल. फर्स्ट कंडीशन फुलफिल. सेकंड कंडीशन, कंटेनर मस्ट बी वेरी वाइड. जो यहाँ पर दिख रहा है ये वाइड कंटेनर है और ये एक नैरो पाइप है, नैरो ट्यूब. सेकंड कंडीशन वो भी सेटिस्फाइड है. सर सर अगर वाइड नहीं हो रहा होगा तो यू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा. हाँ तब वो हो जाएगा. राइट, बिल्कुल सही. और सर फिर वो भी यूज करते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट. वो क्या करेंगे फिलहाल, अभी देखो ये है दो कंडीशन, अभी तो फिलहाल इसके लिए चले. और देन टॉरिसलीस थ्योरम की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से लिक्विड यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो भी है तीसरी कंडीशन. सिमिलर प्रेशर, वाइड एंड नैरो, यूनिफॉर्म लिक्विड, तीन बातें हो गई. एंड फाइनली यहाँ पर जो स्पीड आएगी, जो एग्जिट स्पीड आएगी, एग्जिट स्पीड v, टॉरिसलीस के अकॉर्डिंग दिस एग्जिट स्पीड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. बट स्मॉल h टॉप लेवल से, sin theta टॉप लेवल से एग्जिट पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है. टॉप लेवल से H minus L sin theta. हाँ, मतलब एग्जिट पॉइंट टॉप लेवल से कितना नीचे है, एग्जिट लेवल टॉप लेवल से कितना नीचे है, ये टॉरिसलीस थ्योरम का स्मॉल h है. स्मॉल h इन द टॉरिसली थ्योरम मींस at what depth exit point is with respect to the top level of liquid. कितना हुआ ये? H minus L sin theta. H minus L sin theta. तो velocity आ जाएगी root of 2g capital H minus L sin theta. And then इसके आगे प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम रेंज निकालना है इसका. इसके आगे प्रोजेक्टाइल, so मैक्सिमम रेंज मतलब मैक्सिमम हाइट, सॉरी मैक्सिमम हाइट. तो ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक नेचर है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट मैक्सिमम हाइट विल बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज थीटा एंगल पर प्रोजेक्शन है, अपॉन 2. बड़े आगे Yes sir. yes sir Sir, ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है. yes sir yes Yes sir. sir. चलिए. सर एक बात समझ में नहीं आई कि जैसे हम लोग को पानी डालना होता है तो हम लोग को वो कंटेनर टिल्ट भी करना होता है, तो सर इसमें हम लोग कंसिडर क्यों नहीं किया? नहीं वो देखो, आप जो न्यूमेरिकल करते हो यार, ये रियलिस्टिक कंडीशन से काफी दूर होते हैं हम लोग. हम न्यूमेरिकल जो होता है ना, एक सिंप्लीफाइड मॉडल तैयार करते हैं कि आंसर इतना होना चाहिए, बट रियलिटी में आंसर इसके आसपास आता है, ये नहीं आता. तो Yes. प्रैक्टिकल वर्किंग मेथड अलग हैं, रेजिस्टेंसेस होती हैं, एयर चल रही होती है बाहर, कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं इसको. हम जी लोग बहुत बेसिक लेवल पर स्टार्टिंग करते हैं कि हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए. फिलहाल हम सर सिर्फ लेकिन अभी जो सीवी एम के है, एग्जाम अभी रुक जाओ एक मिनट बच्चा, अभी मेरा सिर्फ एक एम है टॉरिसलीस थ्योरम को समझने का, क्योंकि अगर इसकी गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई ना तो प्रॉब्लम है. टॉरिसलीस थ्योरम अगर आपको ये लग रहा है कि मैं समझ गया और कहानी कुछ और है, पता चला वो समझ ही नहीं आई. नहीं, यहाँ पर ये एक वाइड कंटेनर और उसमें एक पतला सा पाइप. वाइड कंटेनर, नैरो पाइप, वाइड कंटेनर, नैरो पाइप. ये पाइप है, ये कोई हमारा टैंक मान लेते हैं, वाटर का टैंक है.
उसमें एक पाइप लगाई हुई है। एंड प्रैक्टिकल पर्पजेस में तो ये होता ही भी है यार, जो हमारे घरों में प्लम्बरिंग हुई है, प्लम्बर्स कभी आते हैं, देखा हो आपने, तो आपके घरों में जो पाइप लगे होते हैं उन पाइप का डायमीटर्स क्या होता है, वो पाइप जो बाथरूम में आ रहे हैं, टॉयलेट्स पे जा रहे हैं, वो पाइप कितने साइज के पाइप लगते हैं, मतलब उनकी डायमीटर्स, और जो घर में जो टंकी लगा रखी है उसका डायमीटर देख लो आप। सर Thank you, बहुत sir. बहुत फर्क तो होता यस है। सर। वाइड और नैरो कंसेप्ट वहीं से है, मतलब रियलिस्टिक कंडीशंस में यही सब होता है। अब ये थोड़ी कोई करता है कि जितना जितना डायमीटर का पानी की टंकी है उतने डायमीटर के पाइप भी लगे घर में, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं। तो नैरो पाइप, राइट। पाइप की लेंथ दी गई है L और टैंक में हाइट ऑफ वाटर कैपिटल H, बट ये ओपन टैंक है, खुला है ऊपर से, तो क्या यहाँ से एग्जिट वेलोसिटी निकालना आसान है हमारे लिए, कितनी वेलोसिटी से पानी बाहर जाएगा, एग्जिट वेलोसिटी। क्या टॉरिसली थ्योरम लगने की सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है यहाँ पर? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. एटमॉस्फेयर टू एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एटमॉस्फेयर एक कंडीशन, वाइड नैरो दूसरी कंडीशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लिक्विड तीसरी कंडीशन। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. like Yes, that. sir. Yes, sir. बता दो, डायरेक्टली बता दो क्या आएगा अभी। So √2GL plus H. Root 2 सर GH plus L. GL plus H. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बिल्कुल। और ना उसमें जो H लेंगे वो टॉप लेवल से एग्जिट पॉइंट तक जाता हूँ। एग्जिट पॉइंट और टॉप लेवल जो है उसके बीच की हाइट, एग्जिट और टॉप के बीच का हाइट वो है कैपिटल H प्लस L। तो ये मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ ना कि डायरेक्टली टॉरिसलीस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग होने से कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत डायरेक्ट हो जाएंगे ये लगा करके। यस सर, जे में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। बहुत आते हैं टॉरिसलीस की, बहुत आते हैं। टॉरिसलीस और वेंचुरी मीटर दो ही तो आते हैं। एनीवे, अब इसका मेन क्वेश्चन जो था वो ये है, ये तो हो गया हमारा, स्पीड आ गई। नाउ द मेन क्वेश्चन, ऑब्वियसली यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बिकॉज ऊपर एटमॉस्फेयर है, पी नॉट होगा, और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नॉट होगा। मतलब यहाँ पर भी पी नॉट प्रेशर होगा, यहाँ पर भी पी नॉट का प्रेशर होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. जहां पर टैंक और पाइप की ज्वाइनिंग हो रही है, टैंक और पाइप जहां पर आप ज्वाइन कर रहे हो, इसके जस्ट ऊपर और इसके जस्ट नीचे प्रेशर की वैल्यूज क्या होंगी? टैंक और पाइप की जो ये ज्वाइनिंग हुई है, इसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे प्रेशर में, मतलब उनकी वैल्यूज क्या होंगी? क्या कोई डिफरेंस होगा उनमें, या दोनों पर सेम प्रेशर्स होंगे, या फिर कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, कहां पर प्रेशर कम होगा? ये सारे क्वेश्चंस। जस्ट ऊपर का पॉइंट 1 और जस्ट बिलो का पॉइंट 2, so which point will be at a higher pressure, whether P1 is more than P2 or P2 is more than P1 or they are equal, मतलब इस टाइप के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सर H और L में से ग्रेटर कौन है? ये नहीं दिया जा रहा, ये नहीं बताया जा रहा। चौथा ऑप्शन डेटा इनसफिशिएंट, लीजिए ये ना दे करके चौथा ऑप्शन दे दिया गया, इनसफिशिएंट डेटा है। So 1 and 2 के बीच में negligible difference है ना? मुझे नहीं पता, ये तो क्वेश्चन है। अगर नेग्लिजिबल है तो दे आर नियरली इक्वल। सर मैं P1 तो ग्रेटर देन P2। मैं तो सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि हाउ विल यू फाइंड द प्रेशर एट 1 and 2? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड प्रेशर एट पॉइंट 2? सर अप डाउन थ्योरी। Up down theory was for the hydrostatic, ओके यस सर, यस सर। and this is a case of flowing liquid hydrodynamics. Hydrodynamics में to get the pressure at any point, the only possible solution is Bernoulli's. यस सर। Yes, sir. The only way to get the pressure during fluid dynamics is Bernoulli's. But to apply the Bernoulli principle, we need 2 points between which there is continuity of flow. दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस दिया हुआ है।
जस्ट ऊपर जस्ट नीचे में हाइट डिफरेंस 0 है। फिर तो सर नेग्लिजिबल होगा फिर। बर्नौली प्रिंसिपल भी तो लगाओ, एरिया बदल रहा है सर क्रॉस सेक्शन का। फ्लूइड डायनेमिक्स भी तो लगाओ। हाँ जी, एक कंटिन्यूटी की इक्वेशन भी होती है, A1 V1 बराबर A2 V2। कभी सिंक में, कभी नोटिस किया हो, कभी सिंक वगैरह में खूब सारा पानी इकट्ठा हो गया हो और सिंक के नीचे जो पाइप लगती है, कभी अगर नोटिस किया हो कि सिंक में पानी ब्लॉक हो गया, पूरा पानी सिंक में भर गया हो और अचानक नीचे पाइप का थोड़ा सा कुछ क्लीनिंग करी हमने और तेजी से पानी नीचे चला जाता है। यस सर। तो जिस स्पीड से वो सिंक में कम होता है, क्या उतनी ही स्पीड से पाइप पे जाता है? नहीं सर, तेजी से आता है, थोड़ा तेज आता है। जब यहाँ पर नैरो कर रहे हो तो यहाँ पर पानी धीमे धीमे नीचे गिरेगा, लेकिन पाइप में घुसते ही, पाइप में जाते ही स्पीड तेज रहेगी। तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्पीड होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 equals to A2 V2। Point 1 belongs to a larger area and point 2 belongs to a very small area. Point 1 is at the larger area, point 2 is at very narrow small area. Due to difference of area and by the relation A1 V1 equals to A2 V2 continuity, we will have different speed at point 1 and point 2. Speed at point 2 and speed at point 1 will be different. But speed at point 2, और अगर मैं एग्जिट पॉइंट को पॉइंट 3 का नाम दूं, एग्जिट पॉइंट एज पॉइंट नंबर 3, is there any difference in the speed at point 2 and point 3? नो सर। Point 2 and point 3 according to the continuity equation. नो सर। According to No, continuity. No. Why? एरिया सेम है। एरिया सेम है दोनों का। एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं। Right. So now I will apply the Bernoulli principle between point 2 and point 3 because there is continuity of flow. Flow तो पूरा कंटिन्यू है, यहां से लेकर के नीचे तक कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। इट इज अ रेगुलर फ्लो। तो उस फ्लो पे आप कोई भी दो पॉइंट चूज कर सकते थे। मैंने चूज किया है पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को। Why? Bernoulli says that pressure plus half rho v square plus rho g h is a constant value as per the Bernoulli principle. And if I choose 2 points having same speed, if I choose 2 points having the same speed, can I drop this term from the Bernoulli? Half rho v Yes, square. sir. Yes, sir. Yes, We sir. can drop this term and we can write down that pressure plus rho gh is a constant value. If I apply the Bernoulli principle between the 2 points where speed is similar, same speed. So what is pressure at point 2? Answer is pressure at point 2 is P2 plus, let this exit point be reference. So point 2, what is the height of the point 2? So this is rho g from the reference point 2 is at L equals to. Now at point 3, the pressure is P naught and rho gh, point 3 is on the reference level. 0. So this will give you P2. एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड में सही लिख दे। मैंने क्या किया है, for 2 points of same speed, मतलब आप इसको जनरलाइज ना मान लेना, 2 points of same speed, then you can write down P plus rho gh is a constant value. Otherwise P plus half rho v square plus rho gh is constant. अब पूछो क्या कह रहे थे?
सर जो लास्ट मतलब स्टेट एक्सप्रेशन आया सर, ये थोड़ा अप डाउन थ्योरी से सिमिलर नहीं लग रहा है? नहीं है। हाँ वो कह सकते हो, बिल्कुल, सॉरी सॉरी, हाँ राइट, वैसा ही है। तो मैं इस बात को ही बोलने जा रहा था कि यू कैन अप्लाई द अप डाउन थ्योरी ऑफ लेक्चर 1 provided the 2 points are at the same speed. बिल्कुल सही Even बात। if it is hydrodynamic. हाँ बट हाइड्रोडायनेमिक्स है तो क्या हुआ, डायनेमिक्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे हो गया ना। जी सर, वही स्टैटिक बराबर ही हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैकेनिक्स में दोनों को सेम ही कंडीशन में रखा गया है। फॉर बोथ केसेस नेट फोर्स इज 0। Object moving with a uniform velocity is similar to the object at rest according to Newton law. यस सर, क्योंकि a 0 होता है। Acceleration 0 हो गई। तो same principle आप point 1 and this topmost point 4 कह दे रहा हूँ इसको 4. Now apply the Bernoulli for 1 and 4. 1 and 4 इनमें भी velocity का कोई difference नहीं होगा। Point 1, point 4 there is no difference in the velocity इसके हिसाब से, because area दोनों जगह बराबर है। P नॉट प्लस तो अब लगा सकते हो आप अप डाउन थ्योरी अगर अब आप समझ में आ रही है तो लगाओ। यहाँ पर पी नॉट है, उससे कैपिटल एच नीचे जाने पर क्या प्रेशर मिलेगा मुझे, कैपिटल एच नीचे जाने पर पी नॉट प्लस रो जी एच। P naught plus rho g s. So pressure at point 1 by the up down theory of lecture 1 is P naught plus rho g capital H. So at point 1, point number 1, pressure is more than P naught. But point 2, pressure is less than P naught. 1, 2. यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर, एंड लो प्रेशर होने की वजह से ये पाइप सक्शन का काम करती है, खींच लेती है पानी को, जो बेसिक आइडिया ऑफ वर्किंग ऑफ सिंक है। लिक्विड सक्शन का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। यस सर। अचानक से प्रेशर ड्रॉप हुआ वहां पर, तो लिक्विड अचानक से भागा उसकी तरफ। सर लो प्रेशर कैसे, फिर से बता दीजिए। इसकी वजह से देखो तो आप, ये पी नॉट से कम आ रहा है, ये पी नॉट से ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्वाइंट के जस्ट ऊपर प्रेशर ज्यादा है और ज्वाइंट के जस्ट नीचे प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। अचानक से प्रेशर ड्रॉप हुआ, अचानक से, और सडन ड्रॉप। अरे क्यों, फ्लूइड में पूरा आपका सामने चल रहा है यार, बर्नौली प्रिंसिपल, इसकी वजह से ना। ओके ओके सर। सडनली एरिया रिड्यूस हुआ, अचानक से स्पीड बढ़ गई, अचानक से स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ते ही प्रेशर ड्रॉप कर गया। ओके सर। अकॉर्डिंग टू बर्नौली, यही सब तो बर्नौली प्रिंसिपल बताना चाह रहे हैं। देखो, बिना समझे फॉर्मूला कोई काम नहीं करने वाला, आप लगाते रहो, जितना फॉर्मूला लगाने लगा लो, एंड ऑफ द डे आपको कंसेप्ट ही लगाने पड़ जाएंगे। खैर ये होगा टॉरिस थ्योरम की कुछ एग्जांपल्स। तो एक डाउट है, आगे बढ़ते हैं। इफ्लेक्स का ही एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इफ्लेक्स का एक और एग्जांपल, विच इज लेयर्ड फ्लूइड एंड इफ्लेक्स। अगर ये एग्जांपल लेते हो, इसी में दिक्कत हो रही है सबको। मतलब हमने कंटेनर में लिक्विड्स की लेयर्स बनाई है, अलग अलग लिक्विड्स की लेयर, यहाँ रो2 डेंसिटी की, यहाँ रो1 डेंसिटी की। ये कैपिटल H1 है, ये कैपिटल H2। और भी लेयर तैयार कर सकते हैं, मोर देन 2 लिक्विड की भी लेयर हो सकती है, बट कंसेप्ट समझने के लिए 2 लिक्विड बहुत है।
यहाँ पर एक होल कर देते हैं मान लो, और एक होल हमने नीचे कर दिया। तो फर्स्ट होल ऊपर से H1 डिस्टेंस है और दूसरा वाला होल ऊपर से H2 है, ऊपर से H1 ऊपर से H2। मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूँ यार, मतलब देखते हैं कंसेप्चुअली कितना स्ट्रांग है, बिकॉज √2GH वगैरह तो जो रिजल्ट था। एंड जस्ट अबव द लिक्विड नंबर 1, जस्ट अबव द लिक्विड 1, द प्रेशर इज P। द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज P। Just above the liquid 1, pressure is P, which may be different than atmospheric pressure. Maybe there are some gases above the liquid. So अब इसको generalize करें, this pressure is different. अब आप बताओगे speed from the first hole V1 and speed from the second hole V2 क्या होगा? Speed from the first and second hole and then corresponding range and वो सब projectile का part हो जाएगा। मैं स्पीड बताऊंगा, रेस्ट आपको अपने आप सोचना है कि इसकी क्या रेंज आएगी, इसकी क्या रेंज आएगी, बिकॉज वो फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट नहीं होगा, वो प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लग जाएगा उसमें। एंड दिस साइड वी हैव एटमॉस्फेयर, दिस साइड वी हैव एटमॉस्फेयर। सर मतलब वो जो लिक्विड के ऊपर P है और एटमॉस्फेयर में भी P है ना सर, मतलब? नहीं भैया, ऐसे मान लो कि क्लोज्ड जार है कोई, उसके अंदर कोई गैस है, उसका प्रेशर P है, ऐसे मान लो। ओके सर, ओके। देखो जितना तुम लोग फॉर्मूले के पीछे भाग रहे हो ना, उससे ज्यादा होता है कि ये दिमाग लगा ले कि यार बर्नौली क्या है, तो हमें कोई एक सिंगल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। टॉरिसली पर हमने थोड़ा सा फोकस कर रखा है बिकॉज उसके क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। टॉरिसली के अलावा बाकी सब जगहों पर कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना मुझे। तो मे भी यहाँ पर प्रेशर P है, ये भी हो सकता है कि यहाँ एटमॉस्फेयर है, मैं मना नहीं कर रहा इसको, हो सकता है यहाँ एटमॉस्फेयर हो। सर टैंक बहुत वाइड है ना? नहीं हाँ, वो वाइड टैंक है, टैंक तो वाइड है, मैं तो जनरल बात करने की बात कर रहा हूँ यार। हो सकता है यहाँ एटमॉस्फेयर होगा, तो अपने आप करेक्शंस कर लेना ना, हम सारे केसेस थोड़ी करा देंगे बोर्ड पे। तो सर V1 आ गया है, बताएं? बताइए। सर P माइनस P ATM माइनस हाफ ρ1 GH1 डिवाइडेड बाई ρ1 होल डिवाइडेड बाई ρ1 और होल डिवाइडेड बाई होल मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये सब अंडर रूट में है सर, बहुत अजीब सा है। यही आ रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ से फ्लो स्टार्ट होगा और ऐसे पानी फ्लो करके यहाँ भी जाएगा, सर और बर्नौली पानी लगा यहाँ दी। से ऐसे नीचे भी जाएगा, दोनों तरफ होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इस सरफेस पर लेंगे 1 और एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे 2। ठीक है, मैं एक ही और एक पॉइंट हम यहाँ पर 3 दिखा दे रहे हैं। नंबरिंग बदल दें यार, नंबरिंग थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। 1 के सामने पॉइंट 1 ले लेते हैं, 2 के सामने पॉइंट 2 ले लेते हैं और इसको पॉइंट 3 कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं जो इंटरफेस के जस्ट नीचे है, विच इज 4। पहली बात तो ये, कौन से पॉइंट्स बर्नौली के लिए एलिजिबल हैं? बर्नौली पेयर ऑफ पॉइंट्स पे लगता है। सुनिए, बर्नौली के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। कैन वी चूज 1 and 3 फॉर द बर्नौली? नो सर। यस सर। नो या यस, जो भी वाई। सर नो, बिकॉज आई थिंक कि PATM होगा 1 पे और उस पे P है। उससे क्या मतलब है? बर्नौली तो प्रेशर को ही तो रिलेट करता है। तो सर, सर वाइड होना चाहिए, टैंक वाइड है। टैंक वाइड होना टॉरिसली की कंडीशन है, बर्नौली की नहीं। अच्छा हाँ। दोनों लिक्विड के बीच, दोनों पॉइंट के बीच लिक्विड फ्लो कंटिन्यूटी करना और है। सेम लिक्विड है। हाँ, बर्नौली के सिर्फ 2 ही लिमिटेशंस हैं, देयर इज अ रेगुलर फ्लो कंटिन्यूटी एंड द लिक्विड मस्ट बी यूनिफॉर्म। बस आप याद करो, बर्नौली के डेरिवेशन में एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर डेंसिटी का टर्म कैंसिल किया गया था, ρ1 = ρ2 माना गया था। यस सर, मैं टॉरिसली से कंफ्यूज हो गया था। टॉरिसली अलग चीज है,
बर्नौलीज की clear है एप्लीकेशन चल रही है। ये एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज है जिसमें सिर्फ 2 लिमिटेशन देखी जाती है। There must be a continuity in the flow between the 2 points where you want to apply the Bernoulli principle. So if I choose 1 and 3, is there any discontinuity in the flow? No, sir. No, sir. No, sir. तो पहली कंडीशन पास हो गई। डेंसिटी एट 0.3 एंड डेंसिटी एट 0.1 क्या ये डिफरेंट है? No, sir. Liquid No, sir. density same है तो फिर No, दोनों sir. चीजें पास हो गई, बर्नौली लगाइए। 1 और 3 के बीच में। What is pressure at 0.3? P. Yes, sir. And what is the speed at this point if it is a very wide Zero. tank? Tending to Zero. 0. तो half rho 0 square. Let this point be the reference point. So rho GH B0. 0 हो गया, उसी को रेफरेंस मान लीजिए। And now 0.1 exit point. Pressure is atmospheric. Half rho V1 square. And reference से from the reference H1 नीचे जा रहे। So it is Plus rho. minus rho G Plus rho GH1. H1। और इसमें कौन सा रो यूज करेंगे? Rho of liquid. रो what? कौन सा, रो 1 या रो 2? Rho 1. रो 1। यहाँ भी रो 1, यहाँ पर भी रो 1, ये भी रो। अब इससे निकाल लेना, आपका पहला आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर V1 का आ जाएगा। Can I apply the Bernoulli for between 3 and 2? तो minus sir. 1 GH1 sir. क्यों हुआ? क्या बिलो द रेफरेंस लाइन है यार? ये अप डाउन थ्योरी नहीं चल रही है। बर्नौली में जो रो जीएच है वो पोटेंशियल एनर्जी है। Yes. बर्नौली प्रिंसिपल में जो रो जीएच आप देखते हो वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी है। एंड इफ वी गो बिलो द रेफरेंस लाइन द पोटेंशियल Minus एनर्जी होता है बिकम्स potential. नेगेटिव। इसको अप डाउन थ्योरी से कंफ्यूज मत करना। Yes. Okay, sir. बर्नौली प्रिंसिपल में जो रो जीएच है वो पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करता है। रिकॉल करिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया गया था वहां पर। ये समझ आ रहा है माइनस क्यों लिखा है मेरे? Yes, sir. सर हाँ जी, सर इसमें टॉर्सलीज इक्वेशन क्यों नहीं लगाई सर, जबकि चारों चीजें सेटिस्फाइड थी? आ जाएगा, करते देखो, आएगा, वही आएगा, रूट 2GH ही आएगा। अच्छा सर ओके सर। चारों चीजें कहाँ सेटिस्फाइड है सर? प्रेशर तो डिफरेंट है 2 सॉरी, पॉइंट हाँ सॉरी, एक हाँ, नहीं वो आ जाएगा अगर आप ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक रख दो, टॉरसली वाला रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। सर लेकिन दोनों तो प्रेशर सेम है ना, दोनों पे कहाँ से? एटमॉस्फेयर यहाँ का। पर कुछ, यहाँ पर गैस का प्रेशर है, यहाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अच्छा ओके सर, यस सर, ओके सर। क्यों नहीं है? जी सर। टॉरसली जनरलाइज नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर आप जेई की तरीके से सोचोगे, एक जेई कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो जेई कैंडिडेट ऐसे कंसेप्ट को हटा देते हैं जो कहीं काम करते हैं कहीं नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं उठाते हैं। वो क्या कहते हैं, यार सबसे बढ़िया बर्नौली लगाएंगे, 10 सेकंड Yes, 20 sir. सेकंड 10 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा कौन सा है कि टॉरसली और बर्नौली लगाने पर आधे बर्नौली घंटे का ओके। डिफरेंस आ रहा है? एटलीस्ट रिस्क तो कम हुआ मेरा। Yes. यस सर। 3 और 2 क्या बर्नौली के लिए एलिजिबल पॉइंट्स हैं? नो सर। 3 and 2 No, sir. Continuity बदल कंटिन्यूटी तो है। कंटिन्यूटी है, फ्लो continuity type of liquid बदल गया। हाँ, सर यहाँ पे point पोटेंशियल में point 3 और अंतर point 2 आएगा। पर हमारे पास सेम डेंसिटी नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस पोटेंशियल में आएगा। अंतर आएगा सर। पोटेंशियल नहीं, डेंसिटी का डिफरेंस कहिए ना। यस सर। यस सर, वो अल्टीमेटली पोटेंशियल में अंतर आएगा। अल्टीमेटली छोड़ दो बच्चा, फिर मिसकंसेप्शन में फंसोगे। आप सिर्फ 2 बातें देखा करो, कंटिन्यूटी एंड सेम डेंसिटी, बस। 4 और 2 यस सर, लगा सकते हैं। सर। वो 2 में लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। क्या आएगा? अब बताओ क्या आएगा? 0.4 का प्रेशर बताओ, प्रेशर एट 0.4। सर इसका रो जीएच नहीं सर, सॉरी सर। यहाँ टॉप साइड कितना प्रेशर है? टॉप पी साइड। है सर। P minus P rho है, sir. GH1 और minus अभी इसके पिछले एग्जाम्पल में एक बात कही है, इसके पिछले एग्जाम्पल में एक बात कही है कि अगर ड्यूरिंग फ्लो स्पीड ना बदले तो प्रेशर की अप डाउन थ्योरी वर्क करती रहेगी। यस सर। स्पीड तो बदल गई है लेकिन 3 से 4 में कहाँ बदली बताओ? क्रॉस 3 से सेक्शन 4 सेम है ना? सर नहीं बदली सर। तब तो नहीं बदली। एरिया तो बदला नहीं, नो सर। तो 0.3 पर प्रेशर कितना है?
0.3 पर प्रेशर P, कितना है? P, अप डाउन थ्योरी, उससे कितना P नीचे जाओगे तो plus 0.4 आएगा। capital H1, P plus H1. P capital तो H1. rho 1 G कैपिटल H1। ये टर्म हम लिख रहे हैं प्रेशर एट 0.4, प्रेशर एट 0.4। यस सर। और अब हम 0.4 को ही रेफरेंस मान रहे हैं, 0.4 को रेफरेंस मानेंगे। और हाफ रो वी स्क्वायर वैसे भी 0 होगा इसका, वाइड टैंक है तो यहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर 0, और इसी को रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर भी 0 हो गया। इक्वल टू 0.2 पे जाइए, 0.2 प्रेशर इज एटमॉस्फेयर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और इसमें कौन सा रो आएगा? Rho 2, rho 2 और 0.2 इस रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है? इस रेफरेंस लाइन से H2, small H2, S2 नहीं है, S2 ऊपर से हूँ। small H2 minus capital H2 H1। minus H1. अब आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, यहां से कितना नीचे हो? S2 माइनस कैपिटल H1, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस रो 2 G स्मॉल H2 माइनस H1। यस सर। और इससे हमारा V2 आएगा। यस सर। जी, तो कोई एक्सपेक्टेशन आप ये बिल्कुल ना रखो कि हमें कोई बना बनाया फॉर्मूला दे दे ये लोग, कोई नहीं देने वाला। ये समझ में अगर आ गया कि कौन से पॉइंट बर्नौली प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल पॉइंट है, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, तो हमारे लिए एक लाइन की ही क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। हम शॉर्टकट्स के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में उल्टी सीधी थ्योरम जो पढ़ ली, लगा दी, बिना ये जाने समझे कि वो थ्योरम यहाँ पर काम करने वाली है या नहीं है। सर सर हम लोगों ने 2 रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उसके बाद इक्वेशंस मतलब कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मतलब कर सकते हैं ना, दो अलग अलग सिचुएशन है। एक बार मैंने देखिए, एक बार में आप इन्हीं पे तो बर्नौली लगा रहे हो ना। जी सर। इनमें किसी को रेफरेंस मान सकते हैं। अब अगली बार हमारे बर्नौली वाले पॉइंट्स अलग पेयर वाले हैं, अलग पॉइंट्स हैं, तो हम उनमें फिर से सर रेफरेंस तो बदल उनको 2 सकते हैं। सेपरेट यूनिट्स मान के तो इसलिए 2 रेफरेंस ले रहे हैं। हाँ, हम जितनी बार बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे हम फ्री हैं रेफरेंस चूज करने के लिए। हम अपना रेफरेंस बदल सकते हैं बार बार। सर 10 ले रहे तो 10 रेफरेंस ले लें फिर। ले लो, क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो बर्नौली का क्या है, बर्नौली वर्किंग के सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ बर्नौली, रेफरेंस पॉइंट चूज करना। सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स। Choose सबसे पहले करना। तो सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स पर बर्नौली लगाओगे? उसका आंसर आपको दे दिया। ऐसे कोई भी 2 पॉइंट्स जिनके बीच में लिक्विड के फ्लो की कंटिन्यूटी हो और वो सेम डेंसिटी वाले हो, तो कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लेंगे। आउट ऑफ दोज 2 पॉइंट्स you can choose any point as your reference. For the other 2 points, again a new reference. Other 2 points, a new reference. सर And 4 generally मैं प्रेफर क्या करता हूं, जिन 2 पॉइंट्स पर बर्नौली लगा रहा हूं उनमें से ही किसी एक को रेफरेंस मान लेता हूं, ताकि उस जिसको मैं रेफरेंस मानूं एटलीस्ट उसके लिए तो रो जीएच 0 हो जाए। सर 4 और 2 में हम लोग ने 4 को माना है ना रेफरेंस? हाँ, 4 और 2 में रेफरेंस 4 को माना है। सर ये आपने H2 माइनस H1 कैसे लिखा? सर ये नहीं समझ में आया सर। यार रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट 2 का डिस्टेंस देखो ना आप। 4 को रेफरेंस मान रहे हो और 2 पर बर्नौली प्रिंसिपल लगा रहे हो, तो 4 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? ये H2 ऊपर से दिया गया तुम्हें, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें ये डिफरेंस चाहिए 4 और 2 के बीच का। तो सर मुझे लगा ये H2 4 से और 2 के बीच में। भैया क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही बोला है, यहाँ से H2 ले रहा है, इतना बड़ा एरो बना रखा है, H2 फ्रॉम द टॉप साइड है। ठीक है सर। चलो अभी क्लियर हो गया।
ये हमारे इफ्लेक्स के कुछ आर्टिकल्स थे। नाउ ये एक और टॉपिक है विच इज बेसिकली साइफन ट्यूब। साइफन ट्यूब ये भी हमारा बर्नौली प्रिंसिपल पे ही काम करता है। क्या है ये साइफन ट्यूब? कभी 4-5 साल के आप रहे हो? यस सर, यस सर। रहे होगे। 12 साल पहले। तब आपको स्कूल में पानी पीने के लिए जो घर से बॉटल मिलती थी वो कौन सी बॉटल थी? तो जिसमें एक पाइप लगी होती थी उसमें मुंह डालते थे। पाइप लगी होती थी ना उसमें। मतलब यस सर। पानी पीने का Yes, तरीका sir. क्या था? जो आज तरीका है आपका, आज जो बॉटल लेके जाते हो, अगर वही अगर आपको 4 साल में दी गई होती नहीं तो सर, वो तो नहीं था, वो नहीं था। तो पाइप वाला होता है ना, एक पाइप होता है, आप उसको सक करते हो तो पानी ऊपर आ जाता है। Yes, यस sir. सर, फ्रूटी वाला। हाँ, वही साइफन ट्यूब है, उसी को साइफन ट्यूब कहा गया है। बस सर वो साइफन ट्यूब थोड़ी घुमावदार होती। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी साइफन है, ये सारे साइफन है। जिसमें भी आप कोई पाइप है जिसको शक करके लिक्विड को ऊपर लेके जा रहे हो, वो साइफन है। कोल्ड ड्रिंक में अगर आप कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डाल के पी रहे हो तो वो भी साइफन है, ओके सर। क्योंकि आप खींच रहे हो लिक्विड को ऊपर। लिक्विड को ऊपर खींचना, बस वो साइफन ट्यूब का कांसेप्ट है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे बीकर है, फिल्ड है लिक्विड से, और उसके अंदर हमने एक ट्यूब डाल दी। बीकर में एक ट्यूब डाली, और इस ट्यूब को ना ऐसे करके बेंड कर दिया नीचे की तरफ। ट्यूब नीचे के साइड पर बेंड कर दी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहां पर ये एग्जिट है, यहाँ पर पहले अपना माउथ रखोगे आप। मतलब पहले क्या होता है, कोई पर्सन यहाँ पर अपना माउथ रखेगा और पहले इस पाइप को अपने माउथ में रख करके फिर उसको थोड़ा सा सक करेंगे तो एयर इसमें से निकल जाएगी, और उसके बाद लिक्विड का एक फ्लो स्टार्ट हो जाता है इसमें से। मतलब अगर हम ऐसे ही पाइप डाल के छोड़ेंगे तो पानी नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज पहली बात, पानी ऊपर राइज क्यों करेगा? कोई भी चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों जाएगी? ये बात ये समझ में? यस सर। Yes, sir. पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर क्यों जाएगा? कोई वजह नहीं है, ऊपर जाने की वजह होनी चाहिए। Yes, वो sir. वजह यहाँ पे क्रिएट की जाती है। Pressure difference. आप एयर को सक करते हो तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस करते हो। जैसे ही प्रेशर यहाँ रिड्यूस होता है, पानी खटाक से ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद ये वाटर का एक फ्लो कंटिन्यू रहता है अपने आप, एंड देन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ v वेलोसिटी से मान लो निकल रहा है। ये वेलोसिटी निकालनी है, और ये पॉइंट जो कंटेनर का लेवल है उससे कंटेनर के लेवल से स्मॉल h डिस्टेंस नीचे है कंटेनर के लेवल से, और साइफन ट्यूब का टॉप मोस्ट पॉइंट कंटेनर के लेवल से y डिस्टेंस ऊपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसको ये है कि v कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, v की वैल्यू। तो इसमें लिक्विड की फ्लो कंटिन्यू है। एक बार यहां से फ्लो स्टार्ट हो गया फिर बंद नहीं होता वो। तो हम एक पॉइंट यहां सरफेस पे चूज कर लेते हैं 1, और एक पॉइंट यहां चूज कर लेते हैं 2, और इन पर बर्नौली लगा के देखते हैं। 1 और 2 पे बर्नौली लगाए। 1 और 2 पे 1 पे और 2 पे ध्यान रखिए, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वाइड और नैरो, अब सर चाहे अभी बर्नौली लगा लो या डायरेक्ट टॉरिसली यूज कर लो। सर अभी आपने शायद ये कहा था ना कि कोई मतलब पहले प्रेशर कम होगा तभी तो पानी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, बाहर थोड़ी, एटमॉस्फेयर का थोड़ी कम हो जाएगा। नहीं सर, मैं पाइप उस ट्यूब वाले एंड पे पूछ रहा था सर, वो ट्यूब वाले तो एंड पे यहाँ सर भी नहीं होगा, प्रेशर क्योंकि यहाँ पर आप एयर को शक करके आप हट गए वहां से, अब अपने आप फ्लो हो रहा हूँ, एटमॉस्फेयर आ गया फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। पाइप के अंदर प्रेशर रिड्यूस किया गया है, यहाँ पर प्रेशर लो किया गया है। अंदर अंदर पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। मतलब यहाँ पर लिक्विड हाई प्रेशर पे है और पाइप के अंदर का लिक्विड लो प्रेशर पे है, और इसी वजह से लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता रहेगा। पाइप के अंदर लो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, पाइप के बाहर नहीं। बनौली लगाएंगे सर। 1 और 2 पर बर्नौली लगाइए, चाहे टॉरिसली गई, टॉरिसली भी यहाँ काम कर जाएगी, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो टॉरिसली के फेवर में जा रही हैं। यस सर। वाइड नैरो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लिक्विड, कंटिन्यूटी इन द फ्लो, सब कुछ टॉरिसली के फेवर में है। सो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टॉरिसली v इज रूट ऑफ 2g। एग्जिट पॉइंट from the level of liquid, smallest Small नीचे h, डायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली काम कर जाएगा, ये डायरेक्टली काम कर जाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो ये, यहाँ पर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर प्रेशर की क्या वैल्यू होगी? यहाँ तो बर्नौली बर्नौली लगाना पड़ेगा। बर्नौली भी लगा सकते हो, अप डाउन थ्योरी भी लगा सकते हो, क्योंकि इस पाइप के अंदर स्पीड का कोई वेरिएशन नहीं है। बर्नौली भी लगा सकते हैं, अप डाउन थ्योरी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर v स्पीड होगा तो यहाँ भी v होगा, यहाँ भी v होगा, यहाँ भी v होगा, यहाँ भी v होगा, सब जगह v स्पीड से पानी चलेगा। सर तो मतलब PATM माइनस रो जी H प्लस वाई। तो जब सब जगह सेम स्पीड है तो हम हाइड्रोस्टैटिक वाले कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर P0 है, इससे कितना ऊपर जाना पड़ रहा है मुझे? इस पॉइंट से, एग्जिट पॉइंट, X प्लस Y प्लस H। तो यहाँ पर प्रेशर क्या लिखते हैं अप डाउन थ्योरी के हिसाब से? P0 माइनस रो जी Y प्लस H। P0 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस कितना? रो जी H प्लस वाई। मतलब ट्यूब के अंदर एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर चल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो है यहाँ पर, और तभी बाहर का प्रेशर ज्यादा है, ट्यूब के अंदर का प्रेशर लो है, पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता रहेगा, जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ वाटर फ्लो है, टू फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। So at top of tube, pressure is P0 minus rho g H plus Y. तीसरा कंसेप्ट है, what can be the maximum value of Y? What can be maximum of Y for working of siphon tube? इफेक्टिव वर्किंग मतलब ये वर्क, ये फिनोमिना, ये एक्सपेरिमेंट काम करता रहे, इसके लिए Y मैक्सिमम कितना रख सकते हो? तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि ये एक्सपेरिमेंट काम ना करे? ग्रेविटी। सर ज्यादा ऊपर चले जाएंगे तो फिर डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, डिफरेंस बढ़ने पे PATM में बैकफ्लो हो सकता है। यहाँ हाँ नहीं, बैकफ्लो कैसे होगा? यहाँ का प्रेशर तो लो है ही है,
जब आप बहुत अगर ये y बढ़ाते जाओगे, मतलब इस y की वैल्यू जितनी ज्यादा करते जाओगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो 0 हो जाए। अगर y बहुत ज्यादा कर दिया हमने और यहाँ पर प्रेशर 0 आ गया, तो 0 प्रेशर मतलब वैक्यूम, वैक्यूम। तो लिक्विड यहाँ पर वैक्यूम बन जाएगा। हालांकि आइडियल कंडीशंस में, मतलब अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें इसकी, तो दुनिया का हर एक लिक्विड एक सर्टेन प्रेशर पर वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, तो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। वाटर के केस में, वाटर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर है, एनटीपी जिसको बोलते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एनटीपी। यस सर। टेम्परेचर। प्रेशर नॉर्मल नहीं बोल रहे, लेकिन मतलब नॉर्मल रूप टेम्परेचर नॉर्मल कर लीजिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है अराउंड 300 केल्विन के आसपास। 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मतलब वही 298 के नियर अबाउट। तो ऐसा कहा जाता है कि वाटर जो है वो अराउंड 2.3 इंटू 10 टू द पावर, मतलब 2.3, या यू कह लिया 2300 पास्कल, 2300 पास्कल के प्रेशर पर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। तो ये प्रेशर इतना भी लो ना हो जाए कि ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे, मतलब यहां तक तो पानी आया, बट ड्यू टू वेरी लो प्रेशर वो पानी वेपर बनने लगा, दैट मीन्स गैसियस स्टेज में चला गया वो, फर्दर कोई लिक्विड का फ्लो नहीं आएगा आपको, हवा आएगी खाली, पर हवा निकलती रहेगी। सर इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं सर, बड़ा मजेदार होगा। तो ये हाइट प्रैक्टिकली करीब 10 मीटर आती है। 10 मीटर की पाइप कहाँ से लाओगे? 10 मीटर ऊपर पाइप, 10 मीटर पाइप, मतलब अगर जमीन पे हो तो 3 मंजिले पे जाओ। सर ये जो है स्कूटी में से पेट्रोल वेट्रोल निकालने के लिए हाँ, होता उसमें भी आता है स्कूटी वगैरह से, मतलब पेट्रोल नीचे निकालने के भी काम आता है, और यस मिस्त्री लोग सर। काफी यूज करते हैं इसका। हाँ सर। हम्म। सर ऐसे चोरी भी हो जाता है। नहीं, चोरी अब कहाँ होता अब तो। खैर ये सुनो, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर, ये लिक्विड की वेपर प्रेशर के ऊपर रहना चाहिए, मतलब क्योंकि वेपर प्रेशर तक पहुंच गए अगर, तो फेल कर जाएगा। दैट मीन्स कि पी नॉट माइनस रो जी एच प्लस वाई शुड बी मोर देन पी वीपी, मतलब वेपर प्रेशर जिसको बोल सकते हो, लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये न्यूमेरिकल्स में दे दिया जाएगा तुम्हें। और अगर न्यूमेरिकल में किसी खराब न्यूमेरिकल में किसी खराब एग्जाम में वेपर प्रेशर नहीं दिया अगर आपको, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट 0 मान लीजिएगा। अगर वेपर प्रेशर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, क्वेश्चन तो करना ही है एग्जाम में, तो इसको 0 मान के सॉल्व कर लेंगे। तो इससे y की मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, कितना होना चाहिए। यहाँ पे 0 मान के करें? नहीं, हम तो पूरा लिख रहे हैं ना, बता तो रहे हैं आपको, ये मैं कौन सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं तो अभी एग्जाम वाले पूछेंगे तब बता रहा हूँ। भाई ये सब तो आपको किसी बुक में भी तो नहीं है ना, एचसीवी वगैरह में, एचसीवी वगैरह में क्वेश्चन भी नहीं है इनके। नो सर। तो हम तो अपनी तरफ से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई ये सब भी आने को आ सकता है, बर्नौली, टॉरिसली, वेंचुरीमीटर, एफ्लक्स, साइफन। अगर वेपर प्रेशर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसको 0 लिखिए, और दिया है तो जो वैल्यू उसकी दी गई है वो पुट करेंगे, मतलब आगे का स्टेप क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होगा। अगला प्रॉब्लम,
पिटेट ट्यूब अब जो है इसका पाइटेट ट्यूब या पिटेट ट्यूब जो भी आप इसको पढ़ सकते हो, ये है एक और जो बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्या है, कौन सी डिवाइस है? तो ये यूज की जाती है टू मेजर यूजुअली विंड स्पीड ड्यूरिंग फ्लाइट। मतलब ये इसका रियलिस्टिक जो एप्लीकेशन है कि जो एरोप्लेन्स फ्लाइट्स मूव करती हैं तो बाहर हवा कितनी तेज चल रही है इसको मेजर करने की एक डिवाइस है जो मेनली वहां यूज होती है, क्योंकि पायलट्स को ये जानना जरूरी होता है कि बाहर एयर की क्या कंडीशंस हैं, टर्बुलेंस आएगा या नहीं आएगा। ये सब जानने के लिए आउटसाइड विंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। आप खिड़की तो खोल नहीं सकते वहां पर, भाई आप रोड पे कार पे चल रहे हो और हवा चल रही है कि नहीं चल रही है तो आप शीशा खोल के चेक कर सकते हो विंड चल रही है कि नहीं चल रही है। फ्लाइट में आप विंडो नहीं खोल सकते आप, क्योंकि फिर बहुत कुछ होने के चांसेस हैं। तो हम लोग कोई फ्लाइट में बैठने नहीं जा रहे हैं और न ही हम रियलिस्टिक कंडीशंस की बात करेंगे, हम एक बेसिक आइडिया इसका देने जा रहे हैं कि हम क्या करते हैं। तो हमारे पास ऐसी करके एक ट्यूब है, इस टाइप की एक ट्यूब है। हम बहुत बेसिक लेवल से समझा रहे हैं, एक्चुअल डायग्राम नहीं बताएंगे, वो टफ भी है, समझ में नहीं आता। ये इस टाइप की एक ट्यूब है, और ये मानते हैं कि यहां से इस डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है या एयर फ्लो हो रहा, मान लीजिए विंड या एयर फ्लो हो रही है। और ये जो ट्यूब है ना, एक ये राउंडेड है, मतलब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब टाइप की है, टेस्ट ट्यूब ऐसे खुला हुआ है और ऊपर भी ऐसे खुला हुआ है, ये दोनों। बट फर्क सिर्फ इतना है, इसका ओपनिंग वर्टिकल है जैसे ये रखा जा रहा है आपको, और एक की ओपनिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल है। मतलब एक का ओपन एंड हॉरिजॉन्टल है और एक का ओपन एंड वर्टिकल है, ऐसे है, इतना फर्क है। एक साइड ये पाइप ऐसी है जिसका मुंह माउथ ऐसे खुला हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक तरफ पाइप ऐसी है जिसका माउथ वर्टिकल डायरेक्शन में खुला हुआ है। हॉरिजॉन्टल ओपनिंग, वर्टिकल ओपनिंग। और इसके अंदर कोई लिक्विड भरेंगे, इसके इनसाइड में कोई लिक्विड वगैरह फिल कर देते हैं। अब क्या होता है, इसका जो वर्किंग का बेसिक आइडिया है उसमें क्या होता है, जो ये विंड मान लो फ्लो कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो यहां पर जाकर के विंड स्टैग्नेंट हो जाती है। मतलब इस पॉइंट पर जाकर के विंड स्टैग्नेंट, रीजन मतलब क्या होगा, स्टैग्नेंट मतलब हो गया रुक जाएगी वो। और क्यों रुक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी हवा भरी होगी, इसके अंदर भी हवा होगी, ठीक है ये चीज। यस सर। तो यहाँ पर आकर के अंदर भी हवा भरी है, तो अब हवा उसको कंप्रेस करके तो अंदर घुस नहीं जाएगी। तो यहाँ पर विंड मतलब काफी दूर वो फ्लो कर रही है, लेकिन यहाँ आकर के रुक गई, विंड स्टॉप हो गई। बाकी की विंड जो इसके ऊपर हैं, वो विंड अपना आगे से क्रॉस कर गए, ऐसे करके फ्लो कर गए, मतलब बाकी की विंड फ्लो करेगी। बट जो इस पाइप के बिल्कुल सामने, इसके सामने जो स्ट्रीम लाइंस होंगी, इसके सामने वाली स्ट्रीम लाइंस, इसके सामने वाली स्ट्रीम लाइंस जो होंगी वो स्टैग्नेंट पॉइंट पर आ जाएंगी। इसको मैं कुछ ए नाम दे रहा हूं यार, आप लिख सकते हो एयर एट पॉइंट ए
स्टेशनरी है, स्टैग्नेंट एयर है पॉइंट ए पर, और मानते हैं कि विंड की स्पीड VW है, स्पीड ऑफ विंड VW। विंड की डेंसिटी मतलब एयर की डेंसिटी रो W, हाँ ठीक है चलेगा, रो W, और लिक्विड की डेंसिटी रो L। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रहे हैं आपको, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात। इस तरीके से कैप लो और दो ऑप्शन है कैप को पकड़ने के, ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकली पकड़िए कैप को वर्टिकली, इसका ये ओपन एंड है। अगर आप इसके ऊपर ब्लो करें, एयर ब्लो करो इसके ऊपर, इसके ऊपर एयर ब्लो करो और एयर इसके ऊपर से निकल जाए, ऐसे इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस कर जाए, मतलब इसके ऊपर ब्लो करना है, इसके अंदर ब्लो नहीं करना है, इनसाइड ब्लो नहीं करना है, इसके ऊपर से ऐसे करना है, ऊपर से निकल जाए। क्या उसकी वजह से अंदर कुछ प्रेशर आएगा? अगर हवा इसके ऊपर से निकल गई? नो सर। नो सर। और अगर अंदर ब्लो करे तो? आप इसमें पानी भर के देख लो, आएगा सर। यस सर आएगा। अगर ये चीज कन्विंस करनी हो तो एक ऐसा पाइप लो, उसमें पानी भर लो और उसके अंदर मुंह डाल करके ना ब्लो करो, पानी में वाइब्रेशंस होंगी और ऐसे ऊपर से ऐसे करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एयर जा रही है ये इसके अंदर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। मतलब ये कि इस साइड नॉर्मल प्रेशर होगा, इस साइड पर नॉर्मल प्रेशर चलेगा, यहाँ जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल प्रेशर होगा। सर एक बार और बता दीजिए कैसे नॉर्मल है? भैया करके पूरे बताया, हम ऐसे नहीं बता पाएंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है नॉर्मल प्रेशर कि आप कैप लें और उसमें आप ऊपर ब्लो करें हवा इसके पैरेलल और खुद जज करें कि इसके अंदर पानी भरने पर कोई डिफरेंस आता है, मतलब उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है कि नहीं होती है। एयर इसके ऊपर से क्रॉस करके ऐसे जा रही है और इसको ऐसे ना समझ में आए तो हमारे घर की छत के ऊपर से हवा चली जाए तो क्या जो कमरे के अंदर एयर है उसमें कुछ डिस्टरबेंसेस आएंगी? ऐसे भी नो समझ। सर। अगर No, sir. पैरेलल टू रूफ जा रहे तो, परपेंडिकुलर टू रूफ अगर हवा है तो बहुत सर्दी है। तो जिस एंड के पैरेलल में एयर ब्लो करके जाएगी यहाँ पर इस एयर की वजह से लो प्रेशर मिलेगा आपको, लेकिन इसमें आप एयर एक तरीके से ट्यूब के अंदर ब्लो कर रहे हो, एयर को ट्यूब के इनसाइड भेज रहे थे, तो यहाँ पर एयर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, यहाँ पर एयर कम प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। इस वजह से यहाँ लिक्विड का लेवल नीचे होगा और जिधर एयर का लो प्रेशर है वहां लिक्विड का लेवल ऊपर, और इन दोनों लिक्विड्स के लेवल का डिफरेंस निकालते हैं डेल्टा एच, इन दोनों लिक्विड्स का डिफरेंस डेल्टा एच। और मैं कह रहा हूँ स्टैग्नेंट एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। सुनिए मैं एक और स्टेटमेंट बोलूँ, स्टैग्नेंट एयर ज्यादा प्रेशर लगाती है एज कंपेयर टू मूविंग एयर। और एयर ही नहीं, लिक्विड में भी चले जाओ, रुका हुआ पानी हो, रुका हुआ पानी स्टोर, कहीं पानी स्टोर किया हुआ हो, उसमें आप 1 मीटर डीप चले जाओ, 1 मीटर डीप जाओ, और एक फ्लोइंग वाटर है रिवर, उसमें 1 मीटर डीप चले जाओ, आपको खुद फील होगा कि कहाँ पर प्रेशर ज्यादा आपको लग रहा है, स्टोर्ड वाटर में, स्टोरेज वाले वाटर में या फ्लोइंग वाले वाटर में, कहाँ पर प्रेशर ज्यादा फील होगा? सर इसका फिजिकल रीजन क्या होगा? क्या चीज? सर की स्टे मतलब जो रुका हुआ है उसमें ज्यादा होता है। जो विंड काफी दूर से आ रही है, मान लो यहाँ कहीं से विंड आ रही है ना, तो यहाँ पर भी विंड नॉर्मल प्रेशर पे होती है, विंड का यहाँ नॉर्मल प्रेशर होता है, उस नॉर्मल प्रेशर को हम P0 कह रहे हैं। इस ट्यूब के काफी दूर, ट्यूब से काफी दूर उस विंड में वेलोसिटी है,
ट्यूब से काफी दूर जाने पर विंड में वेलोसिटी है, यस सर। बट ट्यूब तक आते आते वो विंड स्टेशनरी हो जाती है क्योंकि अंदर भी हवा भरी हुई है। ये कुछ वैसा हुआ, कोई चीज हमारी तरफ चलते हुए आ रही है और अचानक से हमने उसको रोक दिया, एक तो चलते हुई चीज को आपने सडनली रोक दिया। तो हम प्रेशर एट पॉइंट ए निकालने जा रहे हैं। प्रेशर एट पॉइंट ए, यहां से और यहां के बीच अगर बर्नौली प्रिंसिपल लगाएं, इन दो पॉइंट्स पर बर्नौली प्रिंसिपल, इन दो पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी थी, फ्लो की कंटिन्यूटी थी, बट somebody stopped the flow, somebody stopped the flow। कोई दिक्कत नहीं, किसी ने स्टॉप कर दिया, कर देने दो। यहां पर प्रेशर इज पी नॉट और यहां पर लिक्विड में, सॉरी एयर में वेलोसिटी थी, तो हाफ रो ऑफ विंड और एयर, एयर ही लिखने ज्यादा अच्छा होगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ एयर स्क्वायर। इस पॉइंट पर इसमें रो जी एच का टर्म लिखेंगे। रीजन, हम जिन पॉइंट्स पर बर्नौली अप्लाई कर रहे हैं वो ये है, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, सेम हाइट पे, सेम लेवल पे। सेम लेवल के दो पॉइंट्स मैंने चूज कर लिए, एक जो इस ट्यूब से बहुत दूर है और एक जो ट्यूब की बिल्कुल एंड पे आके, सेम लेवल के पॉइंट से रो जी एच चला जाएगा। और जब हम पॉइंट 2 पर आए तो स्टैग्नेंट एयर है, रुका हुआ एयर है, वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ प्रेशर होगा इसके अंदर, प्रेशर एट पॉइंट 2, एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्रेशर एट 2 इज मोर देन द नॉर्मल एयर प्रेशर। मतलब जहां पर एयर v स्पीड से चल रही है, अगर वहां पर पी नॉट प्रेशर है तो उस एयर को जब आप रोक दोगे तो उसी एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज भी कर जाएगा। सर ऐसा, सर करेक्ट बताइएगा सर, सही बोल रहे हैं कि नहीं सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर वो उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है सर इम्पल्स के फॉर्म में। तो हो सकता है, बट हर चीज को मोमेंटम से क्यों देखते हो भाई? आप जी वो जी सही सर। रीजन है, मान सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ बर्नौली में क्या समस्या दिख रही है आपको? जी सर। ऐसे अगर लगाते रहोगे तो फिर क्वेश्चंस में हमको, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम्स में फिर ले करके बैठे रहोगे रीजनिंग के लिए। मैं कह रहा हूँ फ्लूइड का क्वेश्चन है, जो भी आंसर देना है बर्नौली के थ्रू दे दो। जी सर। और ये वाली एयर जो ऊपर से चल रही है ना, ये अपना नॉर्मल प्रेशर पी नॉट पे है। मतलब पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ मूविंग एयर एंड पी ए इज द प्रेशर ऑफ स्टैग्नेंट एयर, and the stagnant air is more under more pressure than the moving air according to Bernoulli's principle। ये डिटेल में एक्चुअली आप फ्लूइड उसमें पढ़ोगे बीटेक में, तो स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर्स के नाम से पढ़ाया जाता है, डायनेमिक प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर के नाम से पढ़ते हैं इसको। उतना डीपली ना जाओ, कोई फायदा नहीं है। नाउ P2 और PA एक ही बात है, इसको P2 लिख देते हैं। तो ये यहां से यहां तक का प्रेशर आपका P2, क्योंकि याद करिए एयर में प्रेशर वेरिएशन हम कंसीडर नहीं करते, स्टैग्नेंट एयर के अंदर प्रेशर वेरिएशन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपने डायनेमिक्स लगाई है, इसके आगे स्टैटिक्स, इसके आगे स्टैटिक्स लग रही है, तो यहां तक का प्रेशर P2, और इसके हॉरिजेंटली सेम लेवल पर, याद करिएगा ये सब बैरोमीटर के काम करते हैं, बैरोमीटर के, इसके हॉरिजेंटली सेम लेवल का प्रेशर फिर से P2, इसके ऊपर का प्रेशर P नॉट है तो इसके नीचे सारे पॉइंट्स का प्रेशर P नॉट होगा, और यहां से यहां तक स्टैटिक वाली कंडीशन है तो अप डाउन थ्योरी, अप डाउन थ्योरी, P नॉट से नीचे जाए तो हम ये लिखेंगे कि P2 इक्वल टू P नॉट प्लस, बट ये अप डाउन थ्योरी लिक्विड में लग रही है तो रो ऑफ लिक्विड G डेल्टा H, ये P2 उठा करके यहाँ ले आओ, P2 की वैल्यू यहाँ लेकर के आइए और V ऑफ एयर कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर।
और बच्चा लोग अगर नहीं समझ आ रहा तो आज एक बड़ी अजीब सी चीज बोलना, छोड़ दो ये सब, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो। टॉरेसली रखो, वेंचुरी मीटर रखो, बाकी आगे सब बंद कर दो, या इसको समझ लो। तीसरा ऑप्शन ये है कि खुद से एक बार हम सर्च कर लें, 3-4 ऑप्शंस हैं। हर चीज में अगर हम ये सोचे कि हमें फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, न्यूटन ये सब दिखे तो नहीं दिख सकता, सॉरी। और मैं खाली इनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इनको इन्होंने पूछा इसलिए इनको टारगेट करते हैं। आपको जब बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ाया जा रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्नौली समझना है। अपना रिवीजन आप करोगे नहीं, थ्योरी के लिए कोई किताब पढ़ोगे नहीं, खाली न्यूमेरिकल लगा लगा के और हमें सब समझ में आ जाए, और इससे टाइम भी नहीं देना। भाई स्कूल का सिलेबस भी मेरा करवा दो, टाइमली मेरा सिलेबस भी करवा दीजिए, सब समझा भी दीजिए, हम कोई किताब पढ़ेंगे नहीं, सब आप कर लो। हम क्लासेस बीच बीच में छोड़ देंगे, आधे घंटे क्लास करने के बाद हम फोन रख के कहीं चले जाएंगे। वो तो भाई हमारा क्या है, मेरे तो मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करके आगे बढ़ रहा हूँ। ऑलमोस्ट ईयर हो चुका है, पूरा ऑलमोस्ट पूरा ईयर आ गया पढ़ते पढ़ते। तो इसमें एक चैनल है, वाटर चैनल, मतलब जहां से पानी फ्लो कर रहा है, वाटर चैनल, दैट मींस इसके अंदर से पानी निकल रहा है वी स्पीड से, काफी तेज है, वी स्पीड से बहुत फास्ट फ्लो कर रहा है पानी का चैनल है कोई। और इसमें हम लोगों ने एक ट्यूब डाली है, ऐसे डिप करके एक ट्यूब डाल दी। एल शेप की एक ट्यूब डाल दी। वाटर चैनल को अगर आप अपनी देसी भाषा में समझना चाहते हो तो कोई एक नाली है, आप मान लो नाली में से पानी जा रहा है बहुत तेज, एक कवर्ड नाली है, उसमें से बहुत तेज, मतलब ड्रेनेज वाला, उसमें बहुत तेज पानी का फ्लो हो रहा। हमने एक पाइप उस नाली में डाल दिया, मतलब कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ ली, उसको एल शेप में बेंड किया और नाली के अंदर डाल दिया। लेकिन उसमें पानी बहुत तेज होना चाहिए, बहुत तेज फ्लो होना चाहिए। तो ये पानी इस पाइप में घुस जाएगा अंदर और ऊपर निकल जाएगा। मतलब ये होता है फाउंटेन बनाना, घर के अंदर फाउंटेन कैसे बनाई जाए। तो ये पानी इसमें घुस जाएगा और ये इस पाइप में से निकल करके और ऊपर आ जाएगा, और ऊपर एज अ फाउंटेन ये स्प्रेड कर जाएगा। ये पानी ऊपर आकर के एक फाउंटेन की तरीके से स्प्रेड करेगा। अगर आसपास कोई ऐसा अरेंजमेंट है जहां पानी बहुत तेजी से फ्लो हो रहा हो और उसमें पाइप डाली जा सकती है तो एक्सपेरिमेंट करने लायक है ये, अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है तो। तो क्वेश्चन ये है, ये जो पाइप है ये मान ले इससे कुछ h1 डिस्टेंस नीचे है ये, और इसका ये वाला एंड h2 डिस्टेंस ऊपर है, ये पॉइंट h2 है, और हमें इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कितना होगा h मैक्सिमम, मतलब पानी मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर निकालना है।
फाउंटेन्स का वर्किंग कंसेप्ट भी ऐसा ही है। फाउंटेन्स में बस ये नाला वाला नहीं होता, फाउंटेन में मैकेनिकल तरीके से हम इसके अंदर पानी एंटर करवाते हैं, एक पाइप के अंदर पानी डालते हैं और वो फिर वो ऊपर चला जाता है। और इसका अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना हो तो कहीं लीकेज देख लो आप, किसी पाइप में लीकेज हो जाएगा, पानी सप्लाई करने वाली पाइप जो आती है उनमें अगर लीकेज हो जाए, कहीं छेद हो जाए, तो अपने आप फव्वारे की तरह पानी ऊपर निकलता है। यस सर। यस सर। यस कि सर। पाइप में छेद हो जाए तो। अब यहाँ छेद नहीं है, उसमें हमने छेद करके पानी पाइप डाला है, बस इतना है। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें फव्वारा बन जाएगा, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल पर क्वेश्चन है। बेसिक लेवल पर क्या मतलब समझ अंडरस्टैंडिंग है। हम एक पॉइंट यहाँ कहीं ले लेते हैं 1, और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं जो मैक्सिमम हाइट पर है 2, 1 और 2, ये 2 पॉइंट्स है। और दोनों पे बर्नौली अप्लाई कर देंगे। पॉइंट 1 पर प्रेशर की वैल्यू, अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये ध्यान दो जरा, यहाँ पर फ्लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी अप डाउन थ्योरी काम कर जाएगी, बिकॉज वर्टिकली कोई लिक्विड का फ्लो नहीं है। यस सर। यस सर। तो अगर ये P0 है तो H1 डिस्टेंस नीचे जाने का मतलब पॉइंट 1 पर प्लस रो जी H1 P0 प्लस रो जी H1 प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, यहाँ पर हाफ रो V स्क्वायर। और इसी को रेफरेंस मान लेंगे, इक्वल टू मैक्सिमम हाइट which is into the atmosphere, pressure is P0, maximum height speed is 0, half rho v square is 0, and but reference से ये कितना ऊपर है, रेफरेंस से अगर इसकी हाइट देखी जाए तो प्लस रो जी H1 प्लस H max H1 प्लस H max। इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, आंसर बहुत ही अजीब वियर्ड आंसर, अनएक्सपेक्टेड, H max v square divided by 2g, as if a particle is projected upward with some velocity v, as if we are projecting a particle with a v speed in the upward direction, that is the maximum height formula, v square by 2g। सर ये टॉरसेली नहीं कह सकते क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में सेम। यहाँ पर प्रेशर सॉरी एटमॉस्फेरिक सर सॉरी कह सकते हो, नहीं सॉरी की जरूरत नहीं है, कह सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर अपना पॉइंट चूज किया होता 3 और बर्नौली 3 और 2 पे लगाई होती, तब आप कह सकते हो कि टॉरसेली वाला रिजल्ट काम कर जाएगा। सर लेकिन तब फिर हाइट भी तो मैक्सिमम हाइट तो यहीं से आ रही है ना, पॉइंट 3 के ऊपर की तो हाइट आ रही है। वैसे भी मैक्सिमम हाइट आप यहीं से निकाल रहे हो, इसके ऊपर का। यस सर, वो रो जी H1 कैंसिल हो रहा ये है, सर दोनों साइड Point one कैंसिल हो जाएगा। सब वही आएगा। ये कुछ बेसिक आइडियाज हैं फाउंटेन की वर्किंग, साइफर की वर्किंग, फ्लूइड मैकेनिक्स में। देखो किसी भी चीज को जल्दी में करना है, अगर आपको किसी भी चीज को, वो एक ऐड आता है, मैं जल्दी करता हूँ, जल्दीबाजी नहीं करता। अगर आपने कभी टीवी गूगल पे का सर किसी का, आप डिसाइड कर लो आपको जल्दीबाजी करनी है कि जल्दी करनी है। जल्दी करना मतलब स्कोर लाना, स्पीड, वो एक अलग बात है। और जल्दीबाजी करने का मतलब ये होता है बिना सोचे समझे जाने पहचाने कोई स्टेप ले लेना, वो जल्दीबाजी है। बिना आर्ग्यूमेंट्स में गए, बिना डिस्कशन के हमने कह दिया कि यार यहाँ बर्नौली लग जाएगी, टॉरसेली लग जाएगा, ये जल्दीबाजी है।
आर्ग्यूमेंट समझ में आने के बाद के जो स्टेप्स है, यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये आप जल्दी करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर भी मैटर करता है मेरे लिए। आप रैंकिंग वाले एग्जाम में बैठ रहे हो, परसेंटेज वाले एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो। आप नहीं करोगे, कोई और कर जाएगा। And the last example, tap water becomes narrower during fall. क्या रीजन है इसका? तो मान लें अगर कोई टैंक है, इससे पाइप लगी हुई है, यहाँ से वो टैप वाटर लगा हुआ है, नल लगा है, तो नल से जो पानी निकलता है वो नीचे जाने पर उसकी जो धार होती है वो पतली होने लगती है। यस सर। ये भी एक बहुत बेसिक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। तो कंटिन्यूटी की इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए, हाँ, तो मतलब यहाँ पर जितना इसका जितना माउथ होता है नल का, टैप वाटर का जो नल है, वो उसकी जितनी डायमीटर होती है, पानी निकलेगा तो यहीं से, लेकिन नीचे जाकर के उसकी जो वाटर जेट होती है, जेट जिसको धार कहते हो, वो धार नीचे पतली होने लगती है। तो एक तो पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, नीचे जाने पर वो जेट नैरो क्यों हो रहा है? Why it is becoming narrower? फाउंटेन इसका उल्टा है। फाउंटेन में पानी ऊपर जाके फैल जाता है और टैप वाटर नीचे जाके नैरो हो जाता है। मतलब जो भी चीज नीचे गिर रही है वो नैरो हो रही है, यस सर। और जो चीज ऊपर जा रही है वो वाइड हो रही है। तो आंसर सही दिया इन्होंने कंटिन्यूटी का, बिकॉज जो चीज डाउनवर्ड जाएगी तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने पर स्पीड बढ़ेगी, मतलब फॉल करेंगे तो स्पीड ग्रो करेगी, और स्पीड ग्रो करेगी तो एरिया डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी को बोलती है। A into V is constant. During a flow, AV is constant. So if one factor is increasing, other will decrease. That is, ये तो हो गया नैरो होने का कंसेप्ट। ग्रेविटी की वजह से नीचे स्पीड बढ़ेगी, V बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। है। आगे का क्वेश्चन ये है, कहीं पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सम पॉइंट 1, और इसके नीचे एक पॉइंट है 2, और इनमें h का डिफरेंस है। दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए 1 और 2, उनमें h का डिफरेंस है। पॉइंट 1 पर इस जेट का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द जेट, वो d1 है, और पॉइंट 2 पर डायमीटर d2। एक जगह d1 डायमीटर है, एक जगह d2 डायमीटर है। और हमारा क्वेश्चन ये है, इस पॉइंट पर क्या स्पीड होगी, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पीड एट दिस पॉइंट? व्हाट विल बी स्पीड एट दिस पॉइंट? या कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम पर सेकंड, ये फाइंड आउट करना है। हाउ मच वॉल्यूम इज फ्लोइंग पर सेकंड। वॉल्यूम पर सेकंड को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये फाइंड आउट करना है मेरे को कितना होगा ये।
सर बस यही दिया, इनिशियल भी कुछ नहीं दिया। सब इतना ही बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो जेट ऑफ वाटर है इसकी सराउंडिंग क्या है, मतलब ये जो पानी का जो नल से निकल के नीचे गिर रहा है इसके अगल बगल क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। सो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। यस सर। यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि नल से निकल करके हवा में ही जाएगा पानी। तो सराउंडिंग इज एटमॉस्फेयर। अब 1 और 2 पर बर्नौली, 1 एंड 2 पर बर्नौली। पॉइंट 1 प्रेशर इज P नॉट, हाफ रो, और स्पीड एट पॉइंट 1 उसको हम V1 मान लेते हैं। स्पीड एट पॉइंट 2 V2। वॉल्यूम पर सेकेंड इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है इसी को हम कैपिटल क्यू बोलते हैं, विच इज वॉल्यूम पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि यूनिट से कंफर्म कर सकते हो। एरिया हैज ए यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, सो दिस प्रोडक्ट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। So V1, V can be written as Q divided by A. So we will write Q divided by area at this point, pi d1 square by 4, उसका स्क्वायर, P plus half rho V square, और मैं 1 को रेफरेंस मानता हूं। पॉइंट 2 पर प्रेशर की वैल्यू P नॉट, प्रेशर इस पॉइंट पर P नॉट, प्लस हाफ रो कैपिटल Q by A, पाई d1 d2 स्क्वायर बाई 4। ये पॉइंट हमारे रेफरेंस से H नीचे है, माइनस रो जी माइनस रो जी H। तो इससे हमें Q मिल जाएगा, P नॉट कैंसिल कर जाएंगे, P नॉट और P नॉट कैंसिल करके कैपिटल Q मिलेगा। इससे कैपिटल Q ऑब्टेन कर लीजिए, और कैपिटल Q आ गया तो V2 भी आ जाएगा, V1 भी आ जाएगा। हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। वर्किंग प्रोसेस समझ यस में आ गया? वर्किंग प्रोसेस समझ आ गया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक। सर।